नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि हो चाहे कर्क लग्न हो, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने जो हमारे पिछले वीडियोस हैं कर्क राशि के ऊपर, उसके जो आपका सहयोग दिखाया है, जो प्रेम दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अब आने वाला जो समय है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था आप लोगों को कि एक राहु केतु के जो नैरेटिव या इस तरह का जो एक्सेस बना हुआ है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ने वाला है और आप लोगों को सबको ध्यान होगा। उस समय भी मैंने कहा था कि राहु के नक्षत्र के अंदर, शतभिषा नक्षत्र में मंगल जब प्रवेश करेंगे तब जो है वैश्विक जगत के अंदर भी काफ़ी कुछ उथल पुथल होगी, लड़ाई झगड़े, वॉर, इस तरह की कंडीशंस बनेंगी और ये सब आप लोग अभी देख ही रहे होंगे। अभी क्या हो रहा है जो नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर आप देखेंगे ठीक से तो इस समय के ऊपर अगर द्वितीय भाव को अगर आप देखें, सिंह राशि, यहां से अगर आप आगे देखेंगे तो किसी भी भाव के अंदर, इन पांचों भाव के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है आप लोगों के, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप देखें तो राहु के या तो साथ में कोई ग्रह मिलेंगे या इनके बीच में मिलेंगे। ऐसे स्थिति को कई लोग कालसर्प कह देते हैं, लेकिन ये कालसर्प नहीं है, ठीक है ना। इस बात को क्लियरली दिमाग से निकाल दीजिए कि कालसर्प की स्थिति बन रही है। ये स्थिति है वर्तमान में ग्रहों की स्थिति। आप जब जन्म हुआ आप लोगों का तो उस जन्म के समय जो ग्रह की स्थिति थी वो आपकी जन्म कुंडली बन जाती है और फिर दशा, महादशा और बाकी कारक वारक कई सारे ग्रहों की गणनाएं करने के बाद में जब प्रेजेंट में हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो हम वर्तमान में ग्रहों की क्या स्थिति चल रही है उनको भी देखना आवश्यक होता है। इसी के अनुसार स्थिति है। अभी वर्तमान के अंदर राहु केतु के एक्सेस में ग्रहों की युतियां हैं, ग्रहों जो है फंसे हुए हैं। आप लोगों के लिए द्वितीय भाव और अष्टम भाव के अंदर केतु और राहु की युति बनी हुई है, एक्सेस बना हुआ है, बाकी ग्रह इन्हीं के बीच में है। वर्तमान में मंगल देखें तो बिल्कुल शतभिषा नक्षत्र के अंदर मंगल चल रहे हैं। आपके 8वें भाव कुंभ राशि के अंदर बुध बकरी चल रहे हैं। अभी 26 तारीख को बुध बकरी हुए थे, फिर अस्त हो गए और ये लगभग जो है बुध यहीं पर रहेंगे। अभी पूरे मार्च के महीने में 11 अप्रैल को जो है बुध आगे मीन राशि के अंदर जाएंगे और जो वक्री है से मार्गी जो है वो 21-22 मार्च के आसपास बुध हो जाएंगे, ठीक है ना। मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस महीने के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, उसके ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले 11 मार्च को गुरु महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे। नवंबर के महीने से गुरु जो हैं वो वक्री चल रहे थे, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मिथुन राशि के अंदर 12वें भाव के अंदर गुरु हैं, यहाँ से वो मार्गी होंगे और अपना इम्पैक्ट डालेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है क्योंकि यहाँ पे गुरु आप लोगों के लिए नवम भाव के स्वामी भी बनते हैं। 13 मार्च के दिन शनि जो है वो अस्त हो जाएंगे। अस्त कैसे होंगे? क्योंकि 15 मार्च को सूर्य जो है वो प्रवेश करेंगे मीन राशि के अंदर। डिग्री वाइज 15 डिग्री के अंतर में जब भी कोई ग्रह रहता है तो ठीक है, 15 डिग्री से जैसे ही कम होता है सूर्य से तब वो ग्रह अस्त हो जाता है। तो शनि अस्त रहेंगे लगभग 40 दिन तक। फिर शनि भी जो है वो उदय अवस्था के अंदर या जागृत अवस्था के अंदर आ जाएंगे। शनि का गोचर 17 मई को रेवती नक्षत्र में होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे अपन। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो एक्सेस बना हुआ है इसमें जो केतु हैं, ये केतु 29 मार्च के आसपास जो है अपने स्वयं के नक्षत्र यानी कि मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। ये मघा नक्षत्र कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बस इस बात को जान लीजिए कि जो नक्षत्र है ये केतु का स्वयं का नक्षत्र है। इधर से राहु शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, ये भी राहु का स्वयं का नक्षत्र है, तो ये और ज़्यादा बली होंगे, ग्रह आगे चले जाएंगे, फिर पूरी तरह से इनके एक्सेस में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर अगर देखें तो कई तरह की परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। पहली बात तो ये हमारा उद्देश्य जो है बिल्कुल भी डराने का नहीं है। लोग ऐसे कहते हैं कि डरा रहे हैं, डराने का नहीं है। कुछ घटनाएं होने वाली हैं, उनके प्रति आपको सावचेत करना है, सावधान करना है। अगर कोई व्यक्ति उन चीज़ों को समझ करके सहूलियत बरत पाए, है ना, ध्यान थोड़ा सा रख पाए तो हमारा उद्देश्य थोड़ा सा पूर्ण हो जाता है। डरने की बात नहीं है। आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएं, चुपड़ी चुपड़ी चिकनी चिकनी बातें करूं, मेरा वो काम बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ऐसा नहीं है। जैसी स्थिति है वैसी बताना ज़रूरी है आप लोगों को।
तो मघा नक्षत्र में ये जाएंगे, दोनों नक्षत्र अपने अपने नक्षत्र में हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में फिर से आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में कर्क लग्न हो चाहे कर्क राशि हो, आप लोगों के लिए अगर स्पेशली राहु केतु के दशा महादशा अंतर या इवन प्रत्यंतर भी चल रहा है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और बात, आपकी मेन चार्ट के अंदर राहु केतु शनि बाकी ग्रहों की पोजीशन क्या है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपकी मेन पत्रिका के अंदर भी बिगड़े हुए हैं, फिर ऊपर से दशा महादशा चल रही है और फिर ऊपर से इस तरह के गोचर आ जाएं तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि चारों पासे चित्त आदमी हो जाता है ना। बहुत सारी तकलीफें उसको एक साथ झेलनी पड़ती हैं, वो मेंटली भी परेशान रहता है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको कई तरीके जो है हर्डल्स झेलने पड़ते हैं, सपोर्ट कई तरह से नहीं मिलता। बाकी ग्रहों की पोजीशन आपकी चार्ट में क्या है वो भी डिपेंड करती है। तो कई बार ऐसा होता है व्यक्ति को चीज़ें समझ में नहीं आती और वह सामान्य आदमी को चीज़ें समझ में नहीं आती। प्रोफेशनल तरीके से देखें तो बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है, नवमांश वमांश किसी व्यक्तिगत कुंडली के जब हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यदि आपका कोई प्रश्न है या फिर कोई समस्या है जिसका एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है वहाँ पे जाकर के आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम, तो वर्तमान में मंगल राहु के साथ हैं, बुध भी यहीं पे, मैंने कहा अभी वक्री हैं। अब कुछ समय के बाद में बुध यहाँ पे आगे जाएंगे 11 अप्रैल को, मंगल जो है वो 2 अप्रैल के दिन यहाँ पे निकल जाएंगे नवम भाव के अंदर। अभी वर्तमान में देखेंगे 15 मार्च के बाद में तो 3 ग्रह की युति आप लोगों के नवम भाव में है और 3 ग्रहों की युति ही आपके 8वें भाव के अंदर है, ठीक है ना। पहले इस एक्सेस को थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसे समय पे क्या होता है कि व्यक्ति को एक तो परिवार कुटुंब उसका थोड़ा सा सपोर्ट कम मिलता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई परिवार कुटुंब के अंदर कोई दिक्कत भी आ जाती है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि अनायास ही व्यक्ति परिवार कुटुंब के अंदर से बिछड़ जाता है, निकल जाता है और व्यक्ति की वाणी बहुत ज़्यादा कटु हो जाती है, मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाता है, अधिकारी जो आपके मैनेजर जो आपके बॉसेस होते हैं उनका सपोर्ट भी व्यक्ति को नहीं मिलता है। चोट चपेट एक्सीडेंट इसका पूरी तरह से खतरा बना हुआ रहता है। मैंने पिछली वीडियोज़ में बनाया था, जब तक एटलीस्ट मंगल यहाँ पर है तब तक तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है ना। कोई ऐसी कोई डिजीज़ है, कोई आपको जिसको सिम्टम नज़र आ रहे हैं बहुत टाइम से लेकिन आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, इसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस असावधानी से थोड़ा बच लीजिए, उसका कोई चेकअप करवा लीजिए। हो सकता है कि वो निकल करके कोई डिजीज़ आपके सामने आए, फिर वो आपको बाद में परेशान करे, लगे यार स्टार्टिंग में इसका इलाज करवा लेते तो ठीक रहता, अब थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो गई है। ऐसी कंडीशन व्यक्ति के साथ में आती है। एक और बात, ऐसी टाइम के ऊपर अनावश्यक आदमी को जो है उधार वगैरह लेने से बचना चाहिए और देने से भी बचना चाहिए। पैसा इस समय पे आदमी का दिया हुआ पैसा फंस जाता है और लिया हुआ पैसा चुकाया नहीं जाता। तो अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा और जो भी आपसे कुछ सलाह या भी आपसे मांगने आए आपकी सहायता, तो जितना पॉसिबल हो उतना अपने बजट के हिसाब से ही उसकी मदद कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको खुद को भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी और जब आप मांगने जाएंगे अपने खुद के पैसे को तब आपको रिटर्न आने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। ये सार की बात है। अब ये थोड़ा थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। करियर की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो करियर भाव के अंदर वैसे तो ये भाव मंगल का बनता है, मंगल खुद अभी अष्टम में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो 2 अप्रैल तक जो है मंगल मीन राशि के अंदर जाएगा। बुध की भी कंडीशन जो है बहुत ठीक है आप लोगों के लिए नहीं है। वैसे भी आपकी पत्रिका के लिए बुध कारक भी नहीं बनता, 3रे और 12वें भाव का कारक बनता है, खुद जाके 8वें में बैठ गया। तो ऐसे समय पे अगर दशा अंतरदशा कहीं पे अगर बुध का आया हुआ है तो बुध बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रहा होगा। खास करके आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होगा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते होंगे। एक और बात, ऐसे टाइम पे आदमी अगर कोई भक्ति आराधना कोई आपने स्पिरिचुअल जो रिचुअल्स अगर कोई फॉलो करता है तो वो भी डिस्टर्ब बुरी तरह से हो जाता है, ठीक है ना। कोई गलत डिसीजन आदमी ऐसा ले लेता है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। आगे भी बुध की कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि बुध मीन राशि में जाएंगे, मीन के अंदर बुध जो है नीच अवस्था के अंदर होते हैं, ठीक। मंगल जैसे आगे बढ़ेंगे आपके नवम भाव में जाएंगे, दशम का मालिक नवम में बैठ जाए बहुत बढ़िया कंडीशन होती है, कोई दिक्कत बात नहीं। पंचम के स्वामी भी मंगल ही बनते हैं। तो यहाँ पे 2 अप्रैल के बाद में वर्किंग कंडीशन थोड़ी सी आप लोगों की ठीक होगी। मार्च का महीना थोड़ा सा हर्डल में रहने वाला है। 2 अप्रैल के बाद में चीज़ें आप लोगों के हित में रहेंगी। आपको मंगल की तरफ से वर्किंग प्लेस के ऊपर काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिलेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बढ़ेगी और हो सकता है कि आपका पद आपका कद भी बढ़ जाए। इसी ड्यूरेशन के दौरान अगर आप देखेंगे तो 14 अप्रैल को
है ना, अगले महीने अप्रैल के महीने के अंदर मिड के अंदर सूर्य भी मेष राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि होती है, तो 14 अप्रैल को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, तो अप्रैल के मिड से ही आप लोगों के लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मंगल का नवम भाव में गोचर हो रहा है, ये भी ठीक है। इसके बाद में अप्रैल पूरा निकल जाएगा, मिड का मई तक आएगा। 11 मई को मंगल जो है वो अपनी खुद की राशि में आएंगे, और इससे पहले अगर देखेंगे तो 2 मई को, क्योंकि मंगल जो है बहुत समय से अस्त चल रहे हैं, 182 दिन के बाद में, लगभग 6 महीने के बाद में 11 मई के दिन जो है, क्षमा कीजिएगा 2 मई के दिन मंगल जो है वो उदय होंगे, जागृत अवस्था के अंदर आएंगे, और 11 मई को आपके अपनी मूल त्रिकोण राशि दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए अप्रैल से ही मार्च का महीना थोड़ा टफ है, और उसके बाद के अंदर अप्रैल का महीना, मई का महीना जो है आप लोगों के लिए करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सूर्य का भी आगे प्रवेश होगा, वृषभ राशि में 11वें भाव में जाएंगे। सूर्य जब तक 12वें भाव में नहीं जाते तब तक स्थितियां आप लोगों के अनुकूल बनी रहेंगी, और ये जून जुलाई के आसपास का टाइम होगा जब सूर्य इस तरह से बनेंगे, है ना। 15 मई के आसपास सूर्य जो है यहाँ पे रहेंगे, और 15 जून के आसपास, 15-16 जून को जो सूर्य हैं वो मिथुन राशि 12वें भाव के अंदर जाएंगे। तो जून जुलाई का ये जो समय रहेगा आप लोगों का, ये थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। काम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, और वेल्थ, मनी, परिवार, कुटुंब, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा टाइम, कौन सा, जून जुलाई का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा टफ रहने वाला है। बाकी शुरुआती चरण में मार्च का महीना टिपिकल है, अप्रैल का महीना, मई का महीना आप लोगों के लिए वर्किंग कंडीशन के हिसाब से काफ़ी कुछ बेटर नज़र आता है। ठीक है, अभी वर्तमान कंडीशन में शुक्र की पोजीशन आप लोगों के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। शुक्र आप लोगों के लिए अगर देखेंगे तो चौथे भाव के मालिक बनते हैं और लाभ भाव के मालिक बनते हैं, या अभी वर्तमान में शुक्र जो है वो उच्च के चल रहे हैं। जी हाँ, 25-26 मार्च तक शुक्र आपके मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद भी आगे जो गोचर होगा वो आपके लिए ठीक ही रहेगा। क्या होता है, मोस्टली ग्रहों का अगर 9, 10, 11 के अंदर आसपास गोचर होता है, और वो उसमें से कोई युतियाँ बनी हुई है, जैसे 3-3 ग्रहों की युतियाँ बनी हुई हैं एक साथ, तो उसमें जो कोई तो ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे सपोर्ट में होते हैं, और अगर बाई चांस ऐसा हो कि उन्हीं ग्रहों से संबंधित अगर हमारी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रहा है तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिल जाता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था डराने की कोई बात नहीं है, जो कंडीशन है वो आपको बतानी जरूरी है। इन सब के बीच में ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी के सभी जो हैं वो राहु केतु के एक्सेस में लॉकिंग पीरियड के अंदर है, तो जितनी एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं अच्छे रिजल्ट की, उतनी एक्सपेक्टेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ऐसे टाइम पे डिसीजन मेकिंग आदमी की थोड़ी सी खराब हो जाती है। ठीक, यही मैंने शुरुआत में बताया कि इस लॉकिंग सिस्टम की वजह से, एक्सेस की वजह से जो अच्छे ग्रह हैं, आपके जो कारक ग्रह हैं, वो इतना पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दे पाते। फिर इधर से अगर आप देखें तो 11 मार्च को ही गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे। गुरु की वर्तमान में आप लोगों के लिए जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है। मिथुन राशि में है, 12वें भाव के अंदर है, शत्रु राशि के अंदर बैठे हुए हैं और 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ से गुरु का और थोड़ा पावरफुल हो जाना आप लोगों के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालता है। गुरु की चौथी दृष्टि, पांचवी दृष्टि क्षमा कीजिएगा, चौथे भाव पे पड़ती है। इधर से आपके छठे भाव पे सातवीं दृष्टि पड़ती है और नवी दृष्टि 8वें भाव पे पड़ती है। गुरु की शुभ दृष्टि 6, 8वें पे पड़ने के बाद में थोड़ी सी रिलीफ तो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके मेन पत्रिका के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर गुरु की ठीक कंडीशन नहीं है, वो मेलिफिक है, किसी पापक ग्रह के साथ में युति बना के बैठा हुआ है, वक्री है, अस्त हो चला है, ठीक है ना, सही भाव में नहीं बैठा है, तब ये आप लोगों को इसका यहाँ से नेगेटिव इंपैक्ट नजर आ सकता है। ऐसे टाइम के अंदर फालतू के ट्रैवल नहीं करना चाहिए आदमी को, क्योंकि 8वें भाव से भी यही दिख रहा है हमको, ठीक है ना। अनावश्यक खर्चे से आदमी को बचना चाहिए, व्यर्थ के आर्गुमेंट करने से बचना चाहिए। ऐसे समय में एक चीज़ ज़रूर होती है, जो लोग थोड़े से इन चीज़ों के अंदर जो गूढ़ विषय होते हैं, है ना, जिसमें रिसर्च थोड़ी सी ज़्यादा करनी होती है, खुद से थोड़ा सा और डीप डाइविंग करनी होती है। अब वो चाहे विषय कोई सा भी हो, स्पेशली या तो वो ज्योतिष का हो, अकल्ट का हो, न्यूमरोलॉजी इस तरह की कोई चीज़ हो, तंत्र मंत्र की कोई काम हो, मंत्र वगैरह उनको सीखना हो, गुरु दीक्षा वगैरह लेनी हो, साधना करनी हो, या फिर जो लोग डॉक्टरी वाले पेशे के अंदर है, सर्जरी वगैरह के पेशे के अंदर है, उन लोगों के लिए ये जो समय है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। अगर वो ठीक से उसको यूटिलाइज कर लें, अपने दिमाग पे कंट्रोल करके ठीक ठाक टाइम पूरा मेडिटेशन में निकालें, अध्यात्म में निकालें, चेतना थोड़ी ठीक रहे, चित्त थोड़ा शांत रहे, तो ये समय उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। और एक और बात, कर्क राशि हो चाहे कर्क लग्न हो, उन लोगों को ये समस्या आम मैंने देखी है कि क्योंकि चंद्रमा का साइन बनता है,
चंद्रमा बहुत ज़्यादा मूवेबल है, तो कभी अच्छा है कभी खराब है, ये स्टैटिक हम नहीं कह सकते कि एक महीना अभी इस राशि के अंदर चल रहा है, इस नक्षत्र में चल रहा है तो यहाँ तो ये ठीक ही रहेगा। फास्ट मूव करता है। तो मोस्टली लोगों की चार्ट के अंदर चंद्रमा अगर इन्फ्लुएंस है, बैडली इन्फ्लुएंस है, तो कर्क लग्न कर्क राशि वालों को वैसे भी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, डिसीजन मेकिंग थोड़ी इनकी ठीक नहीं रहती है। सामान्यतः बात कर रहा हूँ मैं, ये मोर देन मैं ये कहूँ 40% 30% लोगों के अंदर ये कंडीशन देखी जाती है। तो अगर आपके मेन चार्ट में चंद्रमा का बल कितना है वो भी देखना जरूरी है, ठीक कंडीशन में बैठा है, बशर्त आपके लग्न के अंदर जो है वहां पे चंद्रमा बैठा हो। कुछ ही जगह लग्न ऐसे होते हैं जहां पे चंद्रमा का बैठना ठीक माना जाता है, हर बार लग्न के अंदर चंद्रमा बैठना ठीक नहीं माना जाता। बहरहाल अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से करियर जो है आपका मैंने बताया जो सेकंड हाफ रहेगा वहाँ थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, यानी कि जून जुलाई के आसपास करियर के अंदर थोड़ी सी परेशानी आएंगी, हर्डल्स आएंगे, अपने जो सीनियर्स बॉस वगैरह हैं उनका सपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा हमको, हो सकता है मिथ्या आरोप आपके ऊपर लगाए जाएँ, है ना, आपके काम को में टांग अड़ाए जाए, जूनियर्स और आपके जो कुलीग्स हैं उनका सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिले, आपको लगे कि यार पॉलिटिक्स मेरे अगेंस्ट में खेली जा रही है, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। उस समय पे आप जॉब स्विच करने वगैरह का सोच भी सकते हैं। जब आदमी परेशान हो जाता है अपने काम से तब जाकर के वो नौकरी छोड़ने की कोशिश करता है, या फिर उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब करता है। तो अगर जॉब स्विच करने का दिमाग में हो तो अभी ही कर लेना। अप्रैल मई का महीना आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा स्विचिंग वगैरह करने के लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद के हाफ के अंदर अगर आप पहले जॉब छोड़ देंगे फिर आप नहीं ट्राई करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। 1.5-2 महीने हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंसी के अंदर आप लोगों के निकले, ठीक है ना। बात करें बिजनेस वगैरह की, तो बिजनेस के भाव से अगर हम देखें तो ये इतना ज़्यादा कारक नहीं दिखाई दे रहा। वैसे भी यहाँ का लॉर्ड जो है 9th के अंदर बैठा हुआ है, 7th का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, और बाकी जो ग्रह हैं जो व्यापार के नैसर्गिक कारक हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इनकी कंडीशन बुध की स्पेशली शुरुआत की अभी 2 महीने 1.5 महीने तक ठीक नहीं है, क्योंकि बुध मीन राशि में जाएंगे तब भी ये अपनी नीच की राशि में रहेंगे। शुक्र की कंडीशन के हिसाब से ठीक है, लाभ भाव का मालिक बनता है, केंद्र का भी मालिक है, चौथे भाव का। तो अभी वर्तमान के अंदर जो मार्च का 24-25 मार्च तक का टाइम है, 26 मार्च बेसिकली, तब तक के लिए आप लोगों के लिए व्यापार की कंडीशन थोड़ी सी ठीक है। उसके बाद में भी शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, इतनी बुरी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बुध क्या है फिर से एक बार और मार्गी से वक्री हो जाएंगे। जून के आसपास ये वक्री होंगे, जुलाई के अंदर वापस से जो मिथुन राशि के अंदर जाएंगे, फिर अगस्त तक पूरे टाइम तक यहीं रहेंगे। तो बुध की कंडीशन जब तक यहाँ पर है आपके 10वें भाव में और एकादश भाव में तब तक फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन इसके बाद में बुध की व्यापारी कंडीशन के हिसाब से ठीक नहीं है। फिर से वो राहु केतु का एक्सेस की मैं बात करूंगा, गुरु की पोजीशन की मैं बात करूंगा, गुरु की दृष्टियों की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए, पहली बात। लेकिन जो लोग फॉरेन वगैरह से अपने काम को डील करते हैं, वहाँ से उनका काम चैनलाइज होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसी कंडीशन थोड़ी ठीक होती है। एक और बात साथ में बोल दूं, जो लोग बाहर विदेशों में रहते हैं, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में एज ए जॉब वहाँ पे कर रहे हैं या पे सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा टेंशन का ये टाइम रहने वाला है। टेंशन का ऐसे कि जो कर रहे हैं उसके अंदर से लगेगा यार हमारा हो सकता है ड्यूरेशन थोड़ी सी कम हो जाए, वीज़ा वगैरह थोड़ा सा उसके ड्यूरेशन कम आने लगे, या आगे के जो प्लान है 1 साल 2 साल 6 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर उनका जो समय है वो थोड़ा सा खत्म होने का। अब उसको प्रॉब्लम ये है कि उसको एक्सटेंड करवाएं या वापस से अपने देश लौट आएँ, कुछ नई कंपनी में काम करें, अपने ही देश में काम करें, कई तरह की चीज़ें वो झेल सकते हैं। तो ऐसे समय के अंदर थोड़ा चित्त को, दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिएगा। एक बार जो आपने डिसीजन लिया है उसके ऊपर फिर से विचार कीजिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, समय है, ये थोड़ा सा निकल जाएगा, इसके बाद में चीज़ें आपके हित में आ जाएंगी, ठीक है ना। फिर भी कोई परेशानी आती है, कोई समस्या है, कोई समाधान आपको चाहिए, तो फिर से मैं कहूँगा एक बार ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, आप चाहे तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बात करूं मैं बिजनेस वगैरह के लिए, तो बिजनेस के लिए अमूमन स्थिति इतनी ठीक नहीं है। शुक्र जब तक है शनि के साथ में इट्स ओके, इसके बाद में कंडीशन ठीक नहीं है। मंगल की भी आएगी, मंगल शनि की युति होगी, ये और भी थोड़ा भयावह होगा, खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को, जहाँ पे दूसरे देशों में इनका काम होता है, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड कंडीशन है वो भी थोड़ी सी बिगड़ेगी और ज़्यादा टिपिकल होगी, है ना। अभी तो और थोड़ा सा वॉर इंक्रीज होगा, कई कंट्रीज इसमें आएंगी, एंड देन उसके बाद के अंदर संधि वार्ता समझौते होंगे, जिसके ऊपर भी बहुत सारी खींचतान सी अभी दिखाई देती है। तो मंगल का शनि के साथ में युति भी हमको यहाँ पे आपके
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी दिखाई नहीं देती है। फिर आपके 12वें भाव का मालिक भी इतना कोई ज़्यादा हमको ठीक नहीं नज़र आता है। तो इस पूरी कैलकुलेशन को अगर हम देखें तो व्यापार वगैरह के अंदर आने वाले टाइम के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो बचिएगा। बहुत ज़्यादा स्टॉक अगर आप कुछ एक साथ खरीद लें, है ना, कुछ कैलकुलेट कर लें वॉर के अकॉर्डिंग, हो सकता है कि वो बिल्कुल रिवर्स पड़ जाए, माल पड़ा का पड़ा रह जाए, स्टॉक आपका ऐसे के ऐसे रह जाए, तो आपको लगे यार पैसा जो था इधर लगा दिया या कहीं से लेके कराया, अब वो काम थोड़ा सा हमारा आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है ना। खास करके ऐसे लोग जिनका काम रियल इस्टेट वगैरह के अंदर रहता है, कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर रहता है, जिन लोगों का काम जो है बिल्डिंग मटेरियल का है या फिर केबल का है, वायरिंग का है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का जिन लोगों का काम रहता है, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। बात करें रिलेशनशिप वगैरह की, तो रिलेशनशिप के मामले के अंदर भी समय जो है अभी का तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ अप्रैल मार्च के बाद में जैसे 2 अप्रैल आएगा तब थोड़ी ठीक स्थिति हो जाएगी। पंचम का मालिक नवम में जाएगा और साथ ही साथ के अंदर अगर आप यहाँ से देखेंगे शनि के इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ी सी तनाव, थोड़ा टेंशन तो बना रहेगा, अग्रेशन भी थोड़ी सी बनी रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी जो मंगल है वो मंगल गोला बारूद डिफेंस हथियार इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्मी मिलिट्री पुलिस इनको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे समय के अंदर अगर आपका पार्टनर इन फील्ड के अंदर है, आर्मी में है, बेल्ट की जॉब में है, पुलिस के अंदर है, पैरामिलिट्री में है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनको कहिएगा कि थोड़ा सा अपने जो है हेल्थ वगैरह का थोड़ा ध्यान रखें, इंजरी ना हो जाए। ऐसे टाइम पे इंजरी वगैरह भी थोड़ी सी होने के चांसेस रहते हैं। एक और बात, थोड़ा सा अग्रेशन बना रहेगा, लेकिन ऐसा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये जो एक्सेस है राहु केतु का, ये इस तरह की चीज़ें क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है ना। और ये वैसे भी ये जो भाव है हमारा, ये थोड़ा इंट्यूशन का भाव होता है। 8th हाउस जो है इंट्यूशन का भाव है, आध्यात्म का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है, रिलीजियस होने का भाव है, डीप डाइविंग रिसर्च करने वाला ये भाव है। तो ऐसे टाइम के अंदर आपको लगेगा कि यार अपन सोच रहे हैं ऐसा कि वैसे बिल्कुल ऐसा ही होगा। डाउट आदमी के जो है सामने वाले पार्टनर के ऊपर आएगा, थोड़ा सा आप शक करने लगेंगे और फिर अपने जो शक है उसको कंफर्म करने के लिए उनकी बातों को पे कुछ चीज़ों को नोट आउट करने लगेंगे। हाँ ये इसने बात कही थी इसलिए कही होगी, ये इन्होंने इसलिए बात कही है तो ये इसका मतलब भी यही होना चाहिए। खामखा अपने ही दिमाग के अंदर आप कैलकुलेशन लगाएंगे और अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना देंगे। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है आप लोगों को। ठीक, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो, बहुत ठोस वजह ना हो, तब तक इस तरह के मिस फैलेसी है ना, फालतू के आर्ग्यूमेंट करने से बचना चाहिए। आगे बात करें हम आपकी वेल्थ मनी धन वगैरह की, तो धन वगैरह के लिए अगर मैं कहूँ तो शुरुआत के चरण थोड़े ठीक हैं। इसलिए मैंने कहा कि पैसा अगर कोई मांगने भी आता है तो भी उसको सोच समझ के दीजिएगा। बाद के अंदर थोड़ी सी स्थिति बदल जाएगी, है ना। अभी सूर्य राहु से होकर के 2-4 होके आए हैं, अब शनि से होकर के 2-4 होंगे। 15 मार्च से लेकर के 14-15 अप्रैल तक शनि के साथ में राहु रहेंगे। यहाँ भी कठिनाई है, क्योंकि ये दोनों रही जो राशियाँ पहले कर्क के साथ में थे, है ना, मकर में थे, मकर के बाद कुंभ में आए, दोनों शनि की राशियां हैं। अब जिस राशि के अंदर जा रहे हैं वहां पे ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सूर्य बड़े से परेशान से रहेंगे। जब तक कि ये अपने उच्च की राशि मेष राशि में नहीं आ जाते तब तक जो है मामला ठीक नहीं है धन के मामले में। तो लगभग 14 अप्रैल के बाद में, है ना, लगभग 1.5 महीने के बाद में सूर्य की कंडीशन थोड़ी सी ठीक होगी। 15 मई तक यहाँ पे, 15 मई को यहाँ गोचर करेंगे 11वें भाव में, फिर जून के आसपास आएंगे तब जा करके ये आपके 12वें भाव में आएंगे। तो जून जुलाई का जो टाइम रहेगा ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा। यानी कि अभी शुरुआत का जो महीना है 1-1.5 महीना यहाँ तक रुकिए, बीच का समय काफ़ी अच्छे से एंजॉय कीजिए पैसे वैसे के मामले के अंदर, और लास्ट के जो समय है जून जुलाई का, इसमें थोड़ा सा फिर से ध्यान रखिए, अपने फाइनेंस को, अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, पैसा हाथ से निकल सकता है। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह उसके अंदर समय बनाने का अभी टाइम है आप लोगों के पास में। शुक्र की कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कुछ ठीक है, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ राहु केतु के एक्सेस की वजह से किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। ब्लाइंड फेथ करके अगर इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपके ऊपर नुकसान लग सकता है, भले वो आदमी कितना ही आपका जानकार हो, कितना ही आपका विश्वास पात्र हो, कभी आज तक कुछ ना किया हो। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक और बात, जिनका डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट किसी भी तरह का हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, पर्सनल रिलेशन को लेकर हो, या फिर और कोई दूसरे लफड़े हो, तो कोर्ट कचहरी वगैरह के केसेस भी इस समय पे आदमी के देखे जाते हैं। तो अगर चल रहे हैं तो ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, जितना हो सके उनसे सॉर्ट आउट करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं है तो नए पचड़े में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी,
और बात है अब स्वास्थ्य वगैरह की, तो हेल्थ का मैं फिर से कहूँगा थोड़ा ध्यान रखिएगा, खास करके चोट चपेट एक्सीडेंट इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। कोई डिजीज़ जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई ऐसी चीज़ है जिसके सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, है ना, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है बार बार, कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई आँख बार बार कई टाइम से कोई आँख फटक रही है, किसी का गाल फटक रहा है, कुछ बाजू फटक रही है, न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर है, तो अपना चेकअप करवाइए, डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि इस ड्यूरेशन के दौरान ये बीमारी आगे बढ़ सकती है। ठीक है ना। बाकी गाड़ी वगैरह हमेशा आराम से चलानी है, हमेशा ही वैसे तो आराम से चलानी है, लेकिन इन दिनों के दौरान स्पेशली जो मार्च का महीना है वहाँ तो स्पेशली ध्यान ही इन चीज़ों का रखना है। ठीक है ना। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर राहु केतु शनि इनकी दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा और कठिन हो जाता है। एक और बात, चंद्रमा क्योंकि 15 दिन, क्योंकि 27-28 दिन के आसपास पूरे चक्कर लगा लेते हैं, 2.25 दिन के आसपास रहते हैं एक राशि के अंदर, तो 15 दिन चंद्रमा इधर रहेंगे, इधर का मतलब केतु से बाहर निकलेंगे, और 15 दिन इधर निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ इन 5 महीनों के अंदर लगभग 2.5 महीने का ऐसा समय रहेगा जब पूरी तरह से चंद्रमा सहित सारे ग्रह राहु केतु के कैप्चर में होंगे, राहु केतु के कब्जे में होंगे। बाकी के जो समय है उसमें सिर्फ चंद्रमा ही बाहर होगा, तो चंद्रमा की कंडीशन भी देखना जरूरी होता है। ठीक है ना। अभी क्या होगा, टेक्निकली 11 जुलाई का एक समय आएगा हमारे पास में, यहाँ पे शुक्र आ जाएंगे जुलाई के महीने में, 11 जुलाई का समय आएगा तब, क्योंकि केतु और राहु जो है रिवर्स चलते हैं, रेट्रो चलते हैं, वक्री चलते हैं। ठीक है ना। यानी कि सिंह राशि से कन्या में नहीं आएंगे, सिंह से कर्क में जाएंगे। अगला जो गोचर होगा वो आप ही की राशि के ऊपर होगा केतु का। तो केतु रिवर्स आ रहे हैं और शुक्र जो है अभी कंटिन्यू 5 महीने तक मार्ग ही चलेंगे। केतु शुक्र आगे चल रहे हैं, एक टाइम आएगा जब दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे हम उसको कहते हैं, कुछ युति कहते हैं, अंशात्मक युति, ग्रहों की अंशात्मक युति। वो लगभग 14 डिग्री कुछ मिनट के आसपास होगी 11 जुलाई के आसपास। तो जैसे ही शुक्र केतु को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके वो केतु से आगे बढ़ जाएंगे, तो इस समय पे ये जो एक्सेस है ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। टेक्निकली तो 11 जुलाई को होगा, और वैसे गोचर के हिसाब से देखें तो सिंह राशि पूरी को ही 1 अगस्त के दिन शुक्र जो है वो क्रॉस कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जुलाई तक का है। तो अगस्त के बाद में ये जो एक्सेस बना हुआ ये ब्रेक हो जाएगा। इससे पहले हो जाता अगर बुध 2 बार वक्री नहीं होते तो, बट ठीक है, वो वक्री है, उनकी चाल है, वो गति ऐसी ही होती है। तो जुलाई तक स्थितियाँ इनके कंट्रोल में ज़्यादा रहेंगी। आगे का जो लॉ एंड ऑर्डर चलेगा राहु केतु के ही जो है कंट्रोल से चलेगा, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब करें क्या, अगर परेशान है बहुत ज़्यादा, तो एक तो देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए इस समय पे, जितनी ज़्यादा हो सके माता की आराधना करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, करते हैं तो थोड़ा सा उसको बढ़ा लीजिए। अलग अलग कई तरह के मंत्र हैं, है ना। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर कर सके तो ज़रूर से कीजिए, सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार समय निकाल करके। नवरात्रि भी आ रहे हैं, इसी मार्च के महीने के अंदर नया संवत्सर लगेगा, 2023 क्षमा कीजिएगा 2083 विक्रमी संवत्सर होगा, रौद्र नाम का संवत्सर इसमें लगेगा। जैसे नववर्ष 2026 कैसा रहेगा, 27 कैसा रहेगा, 25 कैसा रहेगा, ऐसे लोग प्रेडिक्ट करते हैं, तो ये मजबूरी सी हो जाती है करना, लेकिन कायदे से जो नया संवत्सर लगता है वहाँ से नववर्ष पूरा साल का प्रेडिक्ट करना चाहिए। तो आने वाला जो वीडियो है हो सकता है आपको पूरे साल भर का मिले। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ पूरे साल भर हमारा जो नया विक्रमी संवत है पूरा 2083 का वो कैसा रहेगा, आपको जानना है अगर तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसके ऊपर वीडियो ज़रूर से बना देंगे। ठीक है ना। तो इस समय भी नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे 19 मार्च के आसपास, तो इस समय आप आराधना भी शुरू कर सकते हैं, ताकि जो आने वाला समय है ये थोड़ा सा आपका रिलैक्स होकर निकल जाए। बाकी अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए जितना आपसे लोगों से हो सके। ठीक है ना। और खुद अगर सक्षम है तो बहुत ज़्यादा कठिनाई है तो हवन वगैरह भी कर सकते हैं, राहु के जाप कर सकते हैं, पर बेसिकली या तो भगवान शंकर की शरण में जाइए या माँ दुर्गा की शरण में जाइए। राहु केतु को कंट्रोल करने वाली यही है। ठीक है ना। अब एक आपसे निवेदन है साहब, निवेदन क्या है, 2 निवेदन है। पहला तो ये कि आप देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से आप लोगों को करना है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट निवेदन ये है कि जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वो उसको स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। ठीक है ना। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा, शेयर भी आप इसको ज़रूर से कर दीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।